नागदा शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगभग 30 मील दूर चंबल नदी के किनारे स्थित है। नागदा का प्राचीन शहर कभी रावल नागादित्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह एक छोटा एवं खूबसूरत शहर है। यह शहर 11वीं शताब्दी में बने सास बहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मूल नाम सहस्त्रबाहु था, जो कि बदलकर सास बहु हो गया। यह एक छोटा सा मंदिर है, किंतु इसकी वास्तुशैली काफ़ी आकर्षक है। नागदा उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख है। सरकार इसे जिला बनाने की कोशिश में लगी हुई है और शीघ्र ही नागदा एक जिले में परिवर्तित हो जाएगा। यही एक खुशहाल परिवार रहता है। डॉक्टर रमाकांत सहाय का परिवार। डॉक्टर सहाय शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक ही शिव मंदिर बनवा रखा था और उनके घर का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम तथा रमाकांत पेशे से एक सर्जन थे। वह अपना कार्य हमेशा सत्यनिष्ठा व सेवा भाव से किया करते थे। वह समय के बड़े पाबंद थे, किंतु सोमवार को हॉस्पिटल लगभग 1 घंटे विलंब से पहुंचते थे। कारण है कि सोमवार का दिन शिव का दिन होता है, जो पूजा अर्चना करने में उन्हें देर हो जाया करती थी। डॉक्टर रमाकांत सहाय की पत्नी का नाम सुजाता था। श्रीमती सुजाता एक गृहिणी थी। सहाय दंपति की एक बेटी थी आरती, जो कि उज्जैन के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। मेडिकल कॉलेज में उसका अंतिम वर्ष था। वह भी अपने पिता की तरह एक सफल डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर रमाकांत सहाय के घर में बना शिव मंदिर दिखने में बड़ा ही आकर्षक था। उसका पूरा स्वरूप एक शिवलिंग की तरह ही था। मंदिर के अंदर एक अद्भुत दिव्य शिवलिंग था। उसके ऊपर एक तांबे का नाग लपेटा गया था। शिवलिंग के ठीक ऊपर तांबे का एक पात्र लटक रहा था, जिसमें पानी बूंद बूंद करके शिवलिंग पर टपकता था। बाहर शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान था। आसपास के लोग भी उस शिव मंदिर में आया करते थे। खासकर सोमवार के दिन वहाँ बड़ा भक्तिमय माहौल बन जाता था। लोग शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाया करते थे। डॉक्टर रमाकांत सहाय ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि दूध के लिए अलग और पानी के लिए एक अलग निकास था। जो भी दूध सोमवार को मंदिर में चढ़ाया जाता था, उसे एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता था। इस कार्य में उनका नौकर रामलाल एवं उनकी पत्नी सुजाता उनकी मदद किया करते थे। इस एकत्र हुए दूध से बनाई जाने वाली प्रसादी रूपी खीर दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि उज्जैन से भी लोग आया करते थे, जबकि उज्जैन में ही प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर, जो कि 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रीमती सुजाता कभी कभी डॉक्टर रमाकांत सहाय के पूजा पाठ से दुखी हो जाया करती थी। उनको इतना पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता था। उनकी बेटी आरती भी अपनी माँ की तरह ही थी। आरती का आचरण व्यवहारिक था। धार्मिक क्रियाकलापों में वह कम ही रुचि लेती थी। उसको हमेशा यह महसूस होता था कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसमें किस्मत का कोई खेल नहीं। अगर कलयुग में अच्छाई है तो बुराई उसे 10 गुना ज़्यादा है। ऐसा ही बुराई का एक नाम था उस्मान, जो कि राजनीति में कद्दावर नेता था। उसके पिता यासीन भी उनका काफ़ी रुतबा था। उस्मान नेतागिरी करने के साथ साथ गुंडागर्दी भी खूब करता था। मारपीट, कत्ल और बलात्कार करना उसके लिए की आम बात थी। कई बार ऐसा होता कि केस पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाता था। अगर पहुंचता तो पुलिस के द्वारा उसे बचा लिया जाता था। गवाह खरीद लिए जाते थे। उस्मान का ऐसा खौफ था कि उसके खिलाफ खेलते बोलने वाला कोई नहीं था। पुलिस भी उस्मान का ही पक्ष लेती। आरती उज्जैन में अपने मामा के घर रहा करती थी। उसकी अंतिम छमाही की परीक्षा खत्म होने वाली थी। आरती बहुत खुश थी, क्योंकि उसका आज अंतिम पेपर था और आज ही की ट्रेन से वह नागदा जाने वाली थी। मामा जी, बेटा आरती कल सवेरे चली जाना, इतना भी क्या जल्दी है? आरती, नहीं मामा जी, आज ही जाऊंगी। माँ की बहुत याद आ रही। आप घबराओ मत, मैं 1.5 घंटों में नागदा पहुंच जाऊंगी और घर पहुंचते ही आपको फ़ोन कर दूंगी। मामा जी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नियत समय पर मामा जी ने आरती को स्टेशन पर छोड़ दिया, लेकिन ट्रेन घंटा विलम्ब से चल रही थी। आरती ने अपने पापा डॉक्टर रमाकांत सहाय को फ़ोन कर दिया कि वह समय पर उसे लेने के लिए स्टेशन आ जाएं। सुजाता, सुनते हो? समय पर स्टेशन चले जाना, देर मत करना। डॉक्टर सहाय, हाँ चला जाऊंगा। सुजाता, अपनी खटारा गाड़ी कब बदलोगे? पिछले 15 साल से उसी को रगड़ रहे हो। कब से कह रही हूँ नई गाड़ी ले लो, चलते चलते रुक जाती है। डॉक्टर सहाय, हाँ भाई ले लूँगा। सुजाता, बाकी डॉक्टरों को देखो, उन्होंने अच्छी गाड़ी ले ली है। किसी के पास भी BMW और किसी के पास ऑडी है।
तुम बस सत्यनिष्ठा से ही काम करते रहना और अपनी पुरानी कार में ही घूमना। डॉक्टर रमाकांत के लिए यह रोज़ की बात थी। उनको यह सब सुनने की आदत हो गई थी। शाम को जब डॉक्टर रमाकांत अपनी पुत्री आरती को लेने स्टेशन जा रहे थे तो उनकी कार रास्ते में ख़राब हो गई। 7:30 बज रहे थे। मैकेनिक की दुकान खुली थी और नज़दीक ही था, इसीलिए उसे बुलाने में कठिनाई नहीं हुई। मैकेनिक साहब, ठीक तो मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर साहब, जल्दी करो भाई, बेटी को लेने स्टेशन जाना है। तभी उसके पास आरती का फ़ोन आ गया। आरती, पापा आप कहाँ हैं? मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। रात के 8:30 बज गए हैं। डॉक्टर साहब, बेटा गाड़ी ख़राब हो गई, बस अभी ठीक करवा के आ रहा हूँ। आरती, पापा जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, हाँ बेटी आ रहा हूँ। मैकेनिक, लो जी गाड़ी ठीक हो गई। आपकी गाड़ी का इंजन कई पार्ट्स बुरी तरह से घिस चुके हैं। मैंने अभी तो ठीक कर दिया है, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि पार्ट्स बदलने से ज़्यादा खर्च आएगा। इससे अच्छा है आप एक नई गाड़ी ले लो। डॉक्टर साहब, ठीक है, अब जल्दी बताओ पैसे कितने हुए, मुझे जाना। मैकेनिक, 1500 जी। डॉक्टर, ये लो। डॉक्टर ने गाड़ी चालू कर दी। स्टेशन पर घर से 8 किलोमीटर था। डॉक्टर की गाड़ी अब हवा से बातें कर रही थी। बीच में सुनसान इलाका था, 2 पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता। तभी उनका फ़ोन बजा। आरती, पापा कहाँ हो आप? डॉक्टर, बस बेटा गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। आरती, जल्दी आओ पापा। डॉक्टर, आ गया बेटा, अब चलो। आरती, क्या पापा, 9:30 बज गए, कहीं रह गए थे? डॉक्टर साहब, बेटा गाड़ी ख़राब हो गई थी। आरती, आपकी गाड़ी हमेशा ही ख़राब रहती है। डॉक्टर, अच्छा चलो बेटी। अब गाड़ी अभी स्टेशन से 4 किलोमीटर ही पहुंची थी कि एक सुनसान पुलिया के पास गाड़ी रुक गई। आगे घना जंगल और पीछे पहाड़ियाँ थीं। डॉक्टर, अरे ये गाड़ी क्यों रुक गई? आरती, देखो पापा, चेक करो। डॉक्टर साहब गाड़ी से उतरे और नट खोलकर चेक करने लगी। आरती भी गाड़ी से बाहर निकल आई। इस दौरान उस्मान अपनी खुली जीप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। सामने अचानक आरती दिखाई दी। उस्मान, लगता है आज रात का इंतजाम हो गया है। उस्मान ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी की लाइट आरती की तरफ ही कि डॉक्टर साहब गाड़ी चेक कर रहे थे। उस्मान ने अपनी गाड़ी बंद कर दी और आरती को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। आरती लगातार चीख रही थी, डॉक्टर छोड़ो मेरी बेटी को। डॉक्टर साहब चिल्लाते रहे। एक बदमाश ने उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उस्मान ने गाड़ी चालू कर दी। साहब ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और ऑटो लेकर सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। डॉक्टर साहब पुलिस स्टेशन पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, सर उस्मान ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। ऐसा ही, उस्मान साहब ने आपकी बेटी का अपहरण किया है? डॉक्टर, हाँ सर, उस्मान ने किया। हनुमान मंदिर से आगे वाली पुलिया पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह उसने जाकर मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। ऐसा ही, देखिए सर, आपको गलतफहमी हुई होगी, वो कोई और होगा। उस्मान साहब तो बड़े सज्जन हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अंधेरे में आपसे कोई गलती हुई होगी। डॉक्टर साहब चीख पड़े। डॉक्टर साहब, नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह उस्मान ही था। ऐसा ही, ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ और कार्रवाई शुरू करता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने अपने घर अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। श्रीमती सुजाता, हे भगवान, अब क्या होगा? तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी? डॉक्टर, हाँ लिखवा दी। श्रीमती सुजाता, ये सब गाड़ी के कारण हुआ, इसमें सारा दोस्त आपका ही है। बाकी डॉक्टर अपना निजी दवाखाना खोलकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने सरकारी अस्पताल में ही उपस्थित रहते हो। बाकी डॉक्टर बड़ी चालाकी से अपने रोगी को अपने दवाखाने भेजकर पैसा कमाते हैं। बस आपकी ज़िंदगी पर सत्यनिष्ठ ही बना रहना है। सभी के पास 2-2, 3-3 कारें हैं, आप वहीं खटारा लेकर घूमते रहो। आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी का अपहरण हो गया। डॉक्टर साहब खड़े होकर सिर्फ सुन रहे थे अपनी पत्नी की बातों का। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह 6 बजे डॉक्टर साहब के घर के पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें आरती को उतार दिया जाता है। आरती की ऐसी हालत देखकर काटो तो खून नहीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे। कोई भी देखकर ही कह सकता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। सुजाता अपनी बेटी के इस हाल में देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमती सुजाता, बेटी मेरी बच्ची। उन्होंने आरती को गले लगा लिया। डॉक्टर साहब समझ गए कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। काफ़ी देर तक आरती अपनी माँ से लिपट कर रोती रही। श्रीमती सुजाता, चल बेटी तैयार हो जा, पुलिस स्टेशन चलना है। कुछ खाएगी? आरती, माँ नहीं, भूख नहीं है। कुछ ही समय में डॉक्टर साहब अपनी पत्नी सुजाता और आरती के साथ पुलिस स्टेशन में थे। आरती, सर मेरे पापा ने कल रिपोर्ट लिखवाई थी, उस्मान ने ही मेरा अपहरण किया था। ऐसा ही, अच्छा उस्मान साहब ने, चलो आ गई ना घर, अब क्या समस्या है? मिस्टर सुजाता,
मिसेस सुजाता, मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है। एसआई, ठीक है, हम रिपोर्ट लिख लेते हैं, जल्दी ही उसकी तलाश शुरू करते हैं। एसआई ने रात को ही उस्मान को सूचना दे दी थी कि उसकी रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए डॉक्टर साहब को एक मास बीत गया। पुलिस पूरी तरह से उस्मान का सहयोग कर रही थी। पुलिस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वारदात के दिन उस्मान शहर में था। डॉक्टर साहब ने अब थक हार कर कोर्ट का सहारा लेना उचित समझा, लेकिन इस घटना के बावजूद भी उनका शिवजी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वह रोज शिवजी की पूजा किया करते थे। मंदिर उन्होंने घर के आंगन में ही बना रखा था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक करना, मन में पूजा करना, प्रत्येक सोमवार खीर का भोग लगाना, उनकी इस दिनचर्या में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जज के सामने अपराधी उस्मान को उपस्थित किया गया, लेकिन शातिर उस्मान ने अपने बचाव की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। डॉक्टर साहब कोर्ट परिसर में अपने परिवार के साथ पहुंच चुके थे। उनको लोगों का समर्थन था, जब जानते थे कि डॉक्टर एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति है और उस्मान एक खूंखार दरिंदा। डॉक्टर साहब का वकील, जज साहब, 26 तारीख की रात लगभग 10 बजे उस्मान ने अपने साथियों के साथ आरती का अपहरण किया। यह अपहरण उसने हनुमान मंदिर के आगे वाली पुलिया ने किया था, जहां डॉक्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई थी। उस्मान ने इस बात का फ़ायदा उठाया और डॉक्टर साहब की पुत्री आरती के साथ बेरहमी से बलात्कार किया। फिर सवेरे उससे घर छोड़ दिया। जज, ठीक है, आरती को गवाही के लिए बुलाया जाए। आरती, सर, वकील साहब सही कह रहे हैं, उस्मान ने ही मेरा बलात्कार किया। उस्मान का वकील, सर, इस केस में अपना पक्ष रखना चाहूँगा। जज, ठीक है, इजाज़त है। उस्मान का वकील, सर, आरती का कहना है कि 26 तारीख की रात उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन मेरा कहना कि हमारे सत्यनिष्ठ कर्मठ नेता उस्मान साहब उस दिन ना तो नागदा में थे, ना ही उज्जैन में। वह 2-3 दिन से भोपाल में थे। वह भोपाल के होटल ग्रीन पैलेस में ठहरे हुए थे और उन्होंने नागदा के शिक्षा मंत्री से मिलने का समय लिया था। वह वहाँ शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की बात करने के लिए गए थे। यही रही होटल बुकिंग की रसीद और साथ ही 26 तारीख को मंत्री जी से मिलने का स्वीकृति पत्र। जज ने सभी दस्तावेजों को गौर से देखा। जज, तमाम सबूतों को देखते हुए इस अदालत ने फैसला किया है कि आरोपी उस्मान निर्दोष है। 26 तारीख को वह भोपाल में था। अदालत को आरती और उसके परिवार से हमदर्दी है और अदालत पुलिस को आदेश देती है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उन्हें अदालत में पेश करें। इस फैसले के साथ ही अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई। डॉक्टर साहब और उनका परिवार दुखी होकर वापस लौट आए। इस बात को अब 1 महीना हो गया था। डॉक्टर साहब व उनके परिवार ने न्याय की आशा छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके परिवार के समक्ष एक आशा की किरण जगा दी। उस्मान का एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। उस्मान से नागदा लौटते समय उस्मान अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। ड्राइवर और बाकी सभी जनों ने शराब पी रखी थी। एक ट्रक को रास्ता देते हुए गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटना की चपेट में आ गए। उस्मान के 2 साथी घटनास्थल पर मारे गए। एक साथी की पैरों की हड्डियां टूट गईं और उस्मान स्वयं बुरी तरह से घायल हो गया। उन सबको अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर उस्मान का इलाज शुरू किया गया। खून की बोतल चढ़ाई गई। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उनके नियंत्रण से बाहर होती गई। फिर डॉक्टरों की टीम ने तय किया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। अगले 24 घंटों के बाद सर्जरी प्लान की गई और सर्जरी का आदेश हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर रमाकांत साहब को मिला। उनको इस बात की सूचना दे दी गई। सुजाता, देखो जी, कल सुबह उस्मान की सर्जरी हो रही है। अब आप ही उसे सजा दे सकते हैं। सर्जरी ऐसा करो कि जिंदा न बच पाए। आरती, हाँ पापा, हमने पुलिस केस और कोर्ट केस दोनों करके देख लिया। अब आप ही कीजिए जो माँ कह रही है। मगर बाबूजी, अब भगवान आपको न्याय करने का मौका दिया, इसे आप मत गवाइए। अगले दिन ठीक 9 बजे डॉक्टर साहब से मंदिर की पूजा समाप्त कर ली थी। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। डॉक्टर साहब अपने घर से गाड़ी लेकर निकले। वह कुछ अजीब कश्मकश में थे। क्या किया जाए? नियत समय पर वह हॉस्पिटल पहुंच गए। जब वह ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके साथी डॉक्टर बनर्जी आ गए। उन्होंने धीरे से उनसे कहा, डॉक्टर साहब, यही मौका है आपकी बेटी पर हुए अत्याचार का बदला लेने का। ऑपरेशन थिएटर में ही उसे मार दो। डॉक्टर साहब ने उनकी तरफ देखा, लेकिन बिना उनका जवाब दिए शल्य चिकित्सा कक्ष की तरफ चल दिए। भीतर जाने से पहले ही उस्मान का परिवार उनको मिल गया। उस्मान की माँ, डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग भगवान पर भरोसा रखें, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्जरी लगभग 2 घंटे 30 मिनट चली और सफल हुई। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए।
सहाय, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। उस्मान की माँ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में पनाह देगा बेटा, हाथ जोड़कर। इसके बाद डॉक्टर साहब शाम को 5 बजे घर पहुँचे। सुजाता और आरती को हॉस्पिटल से पहले ही खबर पहुँच गई थी। उन्होंने बड़ी सत्यनिष्ठा से ऑपरेशन किया और उस्मान को बचा लिया। श्रीमती सुजाता, आखिर कर ली ना आपने मनमानी। एक मौका दिया था भगवान ने उस पापी से अपनी बेटी का बदला लेने का, लेकिन आपसे तो उसे भी हाथ से गंवा दिया। आरती, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा, मुझे आपसे नफरत है। उस दिन आरती व श्रीमती सुजाता पूरे समय सहाय को कोसते रहे। उस दिन घर में खाना नहीं बना, सभी सदस्य बिना खाना खाए ही सो गए। सुबह 6 बजे श्रीमती सुजाता और आरती ने अपना सूटकेस पैक कर लिया। उन्होंने घर छोड़ने की योजना बना ली थी। डॉक्टर साहब, सुजाता कहाँ जाने की तैयारी है? सुजाता ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आरती, पिताजी, हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते, हम लोग मामा के घर जा रहे हैं। आपको आपका घर सत्यम शिवम सुंदरम मुबारक हो। डॉक्टर साहब, बेटा आप लोग कहीं मत जाओ, मुझे बस एक दिन का वक्त दो, कुछ आवश्यक कार्य है, मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। श्रीमती सुजाता, ठीक है, चलो आरती अंदर। शाम के 7 बजे घर पर। डॉक्टर साहब, मैंने यह घर तुम्हारे नाम कर दिया है, कुछ पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से हो। सुबह 5 बजे डॉक्टर साहब जाने के लिए तैयार हो गए। रामलाल डॉक्टर साहब को स्टेशन छोड़ने के लिए तैयार था। डॉक्टर साहब के अंतिम बार अपनी पत्नी और बेटी को तरफ देखा, दोनों गहरी निद्रा में थे। फिर डॉक्टर साहब ने घर के शिव मंदिर में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से एक ही विनती की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना, अपनी छत्र छाया इन पर बनाए रखना। रामलाल ने ऑटो बुला लिया था। उनके बाद डॉक्टर साहब और उनका रामलाल ऑटो में बैठकर स्टेशन की तरफ निकल पड़े।